इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उत्तराखंड में मेरे गांव की कहानी है। मेरे गांव में हमारा एक पुश्तैनी मकान हुआ करता था, मगर हमारे पापा ने वो मकान 1990 के वक्त ही छोड़ दिया था और शहर में आकर बस गए थे। तब से हम शहर में ही रहते हैं। लेकिन साल 2014 में हमारे पापा नौकरी से रिटायर हुए तो उन्होंने वो गांव के उस मकान को फिर से रेनोवेट करवाया ताकि हम लोग गर्मियों में वहां जाकर रह सकें। मकान के दरवाजे टूट गए थे तो नए दरवाजे लगाए। दीवारें कहीं कहीं से टूट गई थी, उन्हें ठीक किया और 2014 की सर्दियों तक मकान रहने लायक बन चुका था। मकान तो बनकर तैयार हो गया था, मगर अचानक से हमारे पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जब वो मरे वो उस वक्त उसी मकान में थे। जब अगली सुबह लोगों ने उनकी लाश देखी तो पिताजी के चेहरे के भाव ऐसे थे मानो जैसे उन्होंने मरने से पहले कोई भयानक चीज देखी हो। उनका मुंह खुला हुआ था और आंखें चौड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूत को देख लिया हो और तभी उन्हें हार्ट अटैक आया हो। गांव वालों ने बताया कि सुबह तक उनके घर के दरवाजे खुले हुए थे और जब किसी ने अंदर जाकर देखा तो पिताजी जमीन में गिरे पड़े थे। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर उन्होंने क्या देख लिया था, मगर गांव वाले उस घटना के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता कि हमारे उस मकान के पीछे एक जंगल है जहां पहले हमारी जमीन थी, उसमें हमारे पुरखों की कब्रें थी, मगर पिताजी ने सन 1990 में ही वो जमीन किसी को बेच दी थी। इसलिए हमारे पुरखे नाराज थे और उन्होंने ही हमारे पिताजी को मार डाला। कुछ लोग कहते थे कि वो इलाका ही मनहूस है, वहां से गुजरने वाली सड़क में अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं और हर साल कोई ना कोई मरता ही है। इस साल एक्सीडेंट नहीं हुआ तो पिताजी मर गए। मगर मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता था। मुझे ना हमारे पुरखों के भूत की बात पर यकीन था, ना ही मनहूस सड़क में होने वाले एक्सीडेंट वाली बात पर। पिताजी की मौत महज एक दिल का दौरा था और कुछ नहीं। गांव में ही पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया और 13 दिनों तक हमें वहीं उसी घर में रहना था। हमारे कुछ रिश्तेदार हमारे साथ उसी घर में ठहरे थे और कुछ जा चुके थे। एक रात जब हम सब सोए हुए थे तो एक आवाज को सुनकर मेरी आंख खुली। बाहर हमारे रसोई घर की छत टीन की थी और उस टीन में से आवाज आ रही थी। मैंने दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर देखा तो जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रसोई घर की टीन की छत के ऊपर कोई बैठा हुआ था। वो कौन था पता नहीं, पर कोई इंसान था, बस इतना ही पता चल पा रहा था। मैंने डर कर कमरे में सोए दूसरे लोगों को जगाया और बताया कि बाहर कोई है। तब सब लोगों ने खिड़की से बाहर देखा, मगर रसोई घर की छत पर कोई नहीं था। तब मुझे उन लोगों ने समझाया कि कोई जानवर होगा, बंदर या लंगूर, और फिर वो सब वापस सो गए। सबके सोने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने छुपते हुए खिड़की के कोने से एक बार फिर से बाहर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मैंने जो देखा वो कोई जानवर नहीं लग रहा था, मैंने मन में सोचा। फिर मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि बाकी सब लोग सच कह रहे हैं, वो कोई लंगूर या बंदर ही होगा, और फिर मैं भी सो गया। अगली सुबह मुझे कमरे में कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही थी। रजाई के अंदर भी ऐसा लग रहा था मानो जैसे मैं बर्फ के ऊपर लेटा हूं। मैं उठा और मैंने खिड़की से बाहर देखा तो जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। बाहर चारों तरफ बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी हुई थी। मेरी आंखों के सामने बर्फ गिर रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में स्नोफॉल नहीं देखा था। उस बर्फ को देखकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और ये भी भूल गया कि मेरे पिताजी की मौत हुई है। मैं घर से बाहर निकला तो मेरे पैर बर्फ में धंसने लगे। मैंने अपने मोबाइल में स्नोफॉल की वीडियो बनानी शुरू कर दी। तभी पीछे से माँ ने आवाज दी कि आजा चाय पी ले, नाश्ता कर ले। गांव के ही हमारे एक मामा जी के घर से चाय नाश्ता आया था। पूरे दिन बर्फबारी होती रही और हम सभी घर के अंदर अंगीठी में आग जलाकर आग सेकते रहे। वो बर्फबारी को देखते देखते पूरा दिन गुजर गया और शाम के वक्त बिजली भी चली गई, क्योंकि बर्फबारी की वजह से एक पेड़ बिजली के खंभे के ऊपर गिर गया था।
उस रात बिना बिजली के रात गुजारनी पड़ी। मोबाइल की बैटरी भी डेड हो चुकी थी। उस रात भी मैं खिड़की के पास ही सोया हुआ था। खिड़की बंद थी और मैं रजाई में दुबका हुआ था। कमरे में जलते कोयले की वजह से पूरा कमरा काफी गर्म था। तभी मुझे रजाई के अंदर मेरी पीठ पर ठंडी हवा सी महसूस हुई। मैंने पलटकर देखा तो खिड़की खुली हुई थी। मैं खिड़की बंद करने के लिए थोड़ा सा उठा और खिड़की बंद करने लगा, मगर उस खिड़की पर जो मैंने देखा वो देखकर मेरी रूह कांप गई। खिड़की पर वही काला साया खिड़की पर लगे सलाखों को पकड़कर बैठा हुआ था। मैंने जोर से चीखते हुए एक झटके में खिड़की बंद कर दी और उसकी आवाज से कमरे में सोए हुए लोग जाग गए। सबने पूछा कि ये आवाज कैसी थी। मैंने बताया कि कल मैंने जो वो रसोई की छत पर देखा था वो आज इस खिड़की पर बैठा हुआ था। सबने बाहर जाकर देखा। बाहर बर्फ पड़ी हुई थी और बर्फ में किसी के ताजा पैरों के निशान थे। सब समझ गए थे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तो सबने मिलकर एक प्लान बनाया और फिर आई उसकी अगली रात। मैं रोज की ही तरह खिड़की के पास लेटा हुआ था, मगर मैं सोया नहीं था। कमरे में अंगीठी जली हुई थी और उसमें जलते अंगारों से पूरा कमरा गर्म था। उस कड़कती ठंड में वही अंगीठी थी जो हम सबको गर्म और जिंदा रखे हुए थी। तभी आधी रात में धीमे से खिड़की खुलने की आवाज आई। मैंने रजाई को थोड़ा सा उठाकर खिड़की की तरफ देखा। खिड़की पर वही था, वो काला साया। वो खिड़की के सलाखों को पकड़कर बैठा हुआ था। मैंने धीमे से अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च को खिड़की की तरफ पॉइंट किया और एक झटके में उसका स्विच ऑन किया। रोशनी सीधा उस काले साए के चेहरे पर पड़ी और तभी बाहर से किसी ने खिड़की पर बैठे उस काले साए पर जोर से एक डंडा मारा और वो काला साया दूसरी मंजिल की खिड़की से सीधा नीचे बर्फ में जा गिरा और कुछ 5-6 आदमी उसे लाठी डंडों से मारने लगे। मैंने खिड़की से बाहर देखा और उन लोगों से कहा, रुक जाओ, उसे मारो मत। मैंने ऊपर खिड़की से ही उस पर टॉर्च की रोशनी डाली। वो एक 17-18 साल का लड़का था जिसके काले मैले शरीर में एक फटी हुई कमीज और एक फटी हुई पैंट थी। तब सब उसे उठाकर अंदर कमरे में ले आए। उसके शरीर में इतना मैल था कि लग रहा था मानो जैसे उसने कई सालों से नहाया नहीं है। वो कोई पागल लग रहा था। लाठी डंडों की मार से उसके शरीर में कई जगह चोट लगी थी और उनमें से खून बह रहा था। मैंने उसे एक गर्म कंबल उठाया और उसे जलती अंगीठी के पास बिठाया। वो दर्द में कराहता हुआ आग के पास ही लेट गया। मैं पूरी रात बस उसी को देखता रहा और सुबह मेरी आंख लग गई। कुछ शोर सुनकर मेरी नींद खुली तो देखा अंगीठी की आग बुझ चुकी थी और उसके पास लेटा हुआ वो लड़का अभी भी लेटा हुआ था। वो सांस नहीं ले रहा था। कुछ लोगों ने उसे हिला डुलाकर चेक किया, मगर वो मर चुका था। घर में पुलिस आई और पूछताछ करने लगी। तब जंगल में घास और लकड़ी के लिए जाने वाली कुछ औरतों ने बताया कि उन्होंने उस लड़के को कई बार जंगल में देखा था। वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो औरतें उसको कुछ न कुछ खाने को दे दिया करती थी और वो चुपचाप बैठकर खाता और फिर अपने आप में ही नाचता झूमता हुआ वहां से चला जाता। तब कुछ लोगों ने हमें एक बात बताई जिसे सुनकर हम सबकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि उस घर के रेनोवेशन से पहले जब वो टूटा हुआ था तब वो पागल लड़का इसी घर में रहता था। ठंड से बचने के लिए यही उसका एकमात्र ठिकाना था, मगर जब से इस घर का रेनोवेशन कर दिया गया तब वो लड़का इस घर के बाहर ही सोता था और फिर बर्फबारी शुरू हो गई और उसे कहीं जाने का कोई मौका नहीं मिला। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, यह कोई भूत या जानवर नहीं था जो तुमने इसे डंडों से पीट पीट कर मार डाला। बाहर इतनी ठंड थी, ये बेचारा और कहाँ जाता। इतने सालों से तुम ये घर छोड़कर बाहर देश चले गए थे, तब ये टूटा हुआ घर ही इसका घर था। इस बेचारे ने भी अपनी जिंदगी में इतनी बर्फ नहीं देखी थी। इतनी ठंड में ये और कहाँ जाता। क्या कहा था तुमने कि ये खिड़की पर बैठा हुआ था? अरे मूर्खो, वो खिड़की पर इसलिए बैठा था क्योंकि तुम्हारे कमरे की खिड़की से उसे अंगीठी में जलते अंगारों की गर्माहट मिलती थी। ठंड से बचने के लिए वो बेचारा और क्या करता। चलो, अच्छा ही किया तुमने उसे मार डाला।
अब उसे कभी ठंड नहीं लगेगी, अब उसे कभी ठंड नहीं लगेगी। उस बूढ़े आदमी की बातें सुनते हुए वहां मौजूद सबकी आंखें भीग चुकी थी और मेरी आंखें अंगीठी के पास लेटे हुए उस लड़के को ही देख रही थी जो अब कभी नहीं उठेगा। अगर उस रात में उसे देखकर डरता नहीं तो शायद वो जिंदा होता। शायद ऐसे ही मेरे पापा भी उस लड़के को देखकर डर गए होंगे और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मुझे और मेरी कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।